हमने कल आपको अफ्रीका का इंट्रोडक्शन कराया और आज अफ्रीका के महत्वपूर्ण भौतिक यहाँ की फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अफ्रीका के रिवर्स से। अफ्रीका के रिवर्स और उनकी महत्वपूर्ण कंट्री और उस पे बने बांध, उनके महत्वपूर्ण जलप्रपात और उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट से मैं कहूंगा कि आप अपने मैप को ओपन कर लें, कॉपी को, पेन को अपने साथ लेकर बैठें और नोट करते चलें। तो हेडिंग डाल दीजिए अफ्रीका की नदियां। अफ्रीका की नदियां। अफ्रीका की नदियां ये टॉपिक है और इस टॉपिक में मैं अफ्रीका की जो मेन रिवर्स हैं उनको आपसे चर्चा करूंगा। जो स्टूडेंट नोट कर रहे हैं वो नोट करते चलें और मैप में भी देखते चलेंगे। तो अफ्रीका की फर्स्ट महत्वपूर्ण रिवर है नील रिवर। नील रिवर, हम नील रिवर पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, सुनते चलें आप। नील रिवर अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलती है और जो नील रिवर अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है उस रिवर का नाम होता है ब्लू नील। अब देखें, अभी तक नील आप सुनते आ रहे होंगे और ऐसे कॉमन फैक्ट में तो हमेशा पढ़े होंगे कि अफ्रीका की या विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, ये कई बार आपने पढ़ा है। लेकिन इस नील के हम ब्लू नील का कॉन्सेप्ट आपको बताएं कि ये विक्टोरिया झील से जब रिवर निकलती है तो उसको ब्लू नील के नाम से जाना जाता है। और इस नील की एक दूसरी जो धारा है वो भी निकलती है इथोपिया के पठार से, जिसे इथोपिया का प्लेटू कहा जाता है, अबिसिनिया का पठार कहा जाता है। तो हमने पिछले क्लास में आपको बोला था कि आप रिवीजन करके आएंगे और अफ्रीका के मेन देशों के बारे में आप पढ़ कर आएंगे। अफ्रीका के जो देश हैं उन देशों का जब लोकेशन आप खोज लेंगे तो वहां पे हर वो महत्वपूर्ण चीज मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा विक्टोरिया झील, तो आप खोजिए, अपने मैप में चले जाइए और केन्या, तंजानिया और युगांडा मैंने आपको हिंद महासागर को टच करने वाले देश जब बताया था तो फर्स्ट कंट्री था सोमालिया, उसके नीचे था केन्या और उसके नीचे था तंजानिया। इन दोनों के राइट में, लेफ्ट में आप देखिए, आप अपने मैप में खोजिए ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, मैं आपको खोजने के लिए कह रहा हूं। आप वहां पे देखेंगे विक्टोरिया झील मिलेगा। इन दोनों देशों के आसपास देखिए, ये विक्टोरिया झील जो आपको दिख रहा है ये अफ्रीका की सबसे बड़ी स्वीट वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है, नील रिवर। और इसी नील रिवर को हम कंट्री के रूप में अगर बताना चाहें तो वैसे तो नील रिवर से कंट्री जोड़ा जाता है मिस्र, लेकिन वास्तव में नील रिवर कई देशों से होकर बहती है। जब ये विक्टोरिया झील से निकलती है नील रिवर, तो सबसे पहले ये क्रॉस करती है युगांडा को। युगांडा एक देश है। युगांडा के बाद यह रिवर पहुंचती है साउथ सूडान। साउथ सूडान के बाद यह रिवर पहुंचती है सूडान और फिर इजिप्ट और फिर जाकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। नील रिवर मिस्र की नदी कहलाती है और इसी मिस्र का जो क्षेत्र है, इसी नदी के तट पर इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता पनपी थी नील नदी के आसपास के क्षेत्रों में। तो यहाँ पे नील का कॉन्सेप्ट यह है कि जब विक्टोरिया झील से यह नदी निकलती है तो युगांडा, साउथ सूडान और सूडान,
सूडान की राजधानी खार्तूम है। यहां तक यह नदी ब्लू नील के नाम से जानी जाती है। फिर से समझिए कि जब यह नदी विक्टोरिया झील से निकलती है तो युगांडा, साउथ सूडान और सूडान की राजधानी खार्तूम तक यह ब्लू नील के नाम से जानी जाती है। इस नील की दूसरी धारा जो है, तो वहीं पे देखिए लैंडलॉक एक देश है इथोपिया। इथोपिया में इथोपिया का प्लेटू है, पठार है। इसी पठार से एक धारा निकलती है नदी का, जिसका नाम है व्हाइट नील। और यह व्हाइट नील आगे चलकर खार्तूम के पास ब्लू नील में मिल जाती है। दोनों के मिल जाने के बाद खार्तूम के ऊपर यानी नॉर्थ में इस नदी को नील नदी कहा जाता है। इस तरह ब्लू नील और व्हाइट नील, ब्लू नील और व्हाइट नील, नील नदी की दो धाराएं हैं। एक निकलती है, ब्लू नील निकलता है विक्टोरिया झील से और व्हाइट नील निकलता है इथोपिया के पठार से। और ये दोनों आकर मिलती हैं सूडान की राजधानी खार्तूम। और सूडान से आगे बहते हुए ये मिस्र में ऊपर जाकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। इस तरह इस नदी का ओरिजिन प्लेस पहला होता है विक्टोरिया झील और दूसरा होता है इथोपिया का पठार। तीसरा, यह नदी गिरती कहाँ है? भूमध्य सागर में। किन किन देशों से होकर बहती है? युगांडा, साउथ सूडान, सूडान, मिस्र और इथोपिया। इस नदी का फ्लोइंग सिस्टम क्या है? बहाव का प्रक्रिया क्या है? बहाव का दिशा क्या है? तो साउथ टू नॉर्थ है। नील नदी दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। यह नदी मिस्र की सभ्यता के लिए फेमस है। जब ये नदी भूमध्य सागर में गिरती है, वहां पर इसका मिस्र का एक बहुत ही फेमस बंदरगाह है और फेमस शहर अलेक्जेंड्रिया बसा है। अलेक्जेंड्रिया, जहां पे सिकंदर का मकबरा है। और इसी मिस्र में नील नदी के तट पर सिकंदर का मकबरा है, जो फेमस है अलेक्जेंड्रिया के नाम से। तो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह यहीं पे पाया जाता है। नेक्स्ट, यहां पर मिस्र में नील नदी पर एक बांध बनाया गया है और इस बांध का नाम है आसवान बांध। नील नदी पर मिस्र में बहुत फेमस बांध है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आसवान बांध नील नदी पर मिस्र में बनाया गया है। ओके। दूसरा, इसी आसवान बांध के सहारे नील नदी पर ही एक आर्टिफिशियल झील बनाया गया है नील नदी के क्षेत्रों में। इस झील का नाम है नासिर लेक। नासिर झील मिस्र में नील नदी के तट पर बनाया गया आर्टिफिशियल झील है, कृत्रिम झील है। ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अन्य चीजों पे। अभी इसी नील नदी को आपने देखा कि विक्टोरिया झील से जब निकलती है तो इसका नाम ब्लू नील होता है। इस ब्लू नील पर एक बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम है ओवन बांध, ओवन डैम। ओवन, अभी पढ़े आसवान, आसवान बनाया गया है मिस्र में। ये दूसरा बांध है ओवन बांध। ओवन बांध बनाया गया है ब्लू नील पर। कहा? सूडान। ओवन बांध सूडान में स्थित है, ब्लू नील पर। अभी आपने एक और शाखा पढ़ा था और इस शाखा का नाम था व्हाइट नील। और ये आपको मिला था इथोपिया के पठार से खार्तूम तक। तो उसी सूडान में इस नील पर बनाया गया है
इस नदी का नाम, इस बांध का नाम है सेनार डैम, सेनार बांध। तो सेनार बांध भी नील नदी पर है और ये सेनार बांध भी सूडान में बनाया गया है। तो ओवेन बांध और सेनार बांध सूडान में है, नील नदी पर है। आसवान बांध मिस्र में है, नील नदी पर है। अलेक्जेंड्रिया शहर, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह नील नदी के तट पर, भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। यानी कि आप देख रहे हैं जैसे ये नदी भूमध्य सागर में गिर रही है तो वहां पे तटीय क्षेत्र होगा भूमध्य सागर का, नदी का नाम होगा नील नदी। तो इन दोनों के तट पर अलेक्जेंड्रिया शहर बसा है। यह सिकंदर के द्वारा बसाया गया शहर है और ये सिकंदर को काफी मतलब अच्छा शहर लगता था। वो मरते समय इसकी घोषणा कर दिया था कि मेरा जो है कब्र होगा, मेरी जो समाधि होगी वो अलेक्जेंड्रिया में होगी। इस तरह से वहीं पे उसका मकबरा है। नेक्स्ट, ये जो मिस्र के आसपास आप नील नदी का क्षेत्र देखते हैं, ये काफी एग्रीकल्चर बेस्ड क्षेत्र है। ये फील्ड जो है एग्रीकल्चर के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर अधिकतर जो है खजूर की खेती की जाती है। तो खजूर के बड़े बड़े बागानों को जो पानी सप्लाई किया जाता है वो नील नदी के पानी से ही उनको सिंचित किया जाता है। इन खजूर के जो किसान हैं, बड़े बड़े जो यहाँ पे वर्कर हैं, इनको फेल्लाह कहा जाता है। तो खजूर के खेतों में काम करने वाले मजदूरों को फेल्लाह शब्द से जाना जाता है। तो फेल्लाह याद रखेंगे ये कौन है, तो मिस्र में खजूर के बागानों में काम करने वाले लोग हैं। मिस्र दुनिया में सर्वाधिक खजूर का उत्पादन करता है, खजूर के लिए जाना जाता है। खजूर का उत्पादन करने वाला कंट्री भी मिस्र ही है। जो पिरामिड का कॉन्सेप्ट आता है, जो पिरामिड हम देखते हैं वो पिरामिड भी मिस्र में ही पाए जाते हैं। मिस्रियन सिविलाइजेशन काफी प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन है यहाँ की सभ्यता। जो ममीज का कॉन्सेप्ट आप देखते हैं वो सब मिस्रियन सिविलाइजेशन के हैं, लेकिन बाद में यह सिविलाइजेशन जो है मिस्र का सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होता गया और नई जो आज हम वहां पे देखते हैं वो सभ्यता दूसरी है। और वो कह सकते हैं कि मिस्र का इस्लामीकरण हो गया था और वो पूरा का पूरा कंट्री जो है वो इस्लाम के तरफ झुकाव रखने लगा। तो आज जो है इस्लामी सभ्यता में वो कन्वर्ट हो चुका है। तो मिस्र की सभ्यता, ममीज और पिरामिड का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आता है। ये चीजें मिस्र से रिलेटेड है। तो नील नदी हमने कवर किया, ये सारी डिटेल्स आप नोट कर लें। मैं 2 मिनट में आपको एक बार और बता दूं। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। यह युगांडा, साउथ सूडान, सूडान, मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। इसकी दूसरी शाखा इथोपिया से निकलती है और वह आकर सूडान की राजधानी खार्तूम के पास मिल जाती है। नील नदी की 2 मुख्य धाराएं हैं जिन्हें ब्लू नील और व्हाइट नील के नाम से जाना जाता है। नील नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। आसवान बांध मिस्र में है और ओवेन बांध एवं सेनार बांध सूडान में स्थित है। अलेक्जेंड्रिया शहर, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह इसी नदी के तट पर, भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। मिस्र में इस नदी के तटीय क्षेत्रों में खजूर की खेती की जाती है। इस किसान को, यहाँ के खजूर के किसानों को फेल्लाह कहा जाता है। मिस्र विश्व में सर्वाधिक खजूर का उत्पादन करता है। मिस्रियन सिविलाइजेशन विश्व की प्राचीनतम सिविलाइजेशन है जो नील नदी पर पनपी थी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ा। नील नदी के बाद नेक्स्ट नदी हम पढ़ेंगे, इस नदी का नाम है नाइजर नदी। नाइजर नदी, नाइजर, नाइजर नदी ये दूसरी नदी है मिस्र की, महत्वपूर्ण नदी है। और यह नदी आपको मिलेगी जब आप अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भागों में देखेंगे। उत्तर पश्चिमी भाग मीन्स आप चले जाइए अल्जीरिया से नीचे, माली, नाइजर, इन सब क्षेत्रों में पहुंचिए। तो यहाँ पर
एक नदी आपको दिखेगी, इस नदी का नाम है नाइजर नदी। और यह नाइजर नदी माली से निकलती है और माली होते हुए नाइजर एवं नाइजीरिया के मध्य बहते हुए ये आकर गिनी की खाड़ी में गिरती है। उत्तर पश्चिमी अफ्रीका का जो क्षेत्र है उसके नीचे जो अटलांटिक महासागर में स्थित खाड़ी है, इसे गिनी की खाड़ी कहा जाता है। और यह गिनी की खाड़ी अफ्रीका की सबसे बड़ी खाड़ी है। इसी खाड़ी में नाइजर नदी गिरती है। नाइजर नदी अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी 3 महत्वपूर्ण देशों से होकर बहती है। वो है माली, नाइजर एवं नाइजीरिया। इस भाग में, अफ्रीका के इस क्षेत्रों में तेल का उत्पादन होता है। और दूसरी बात कि अटलांटिक महासागर में जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से तेल के टैंकर आते हैं, उन तेल के टैंकरों को इसी नदी के द्वारा अफ्रीका के इन देशों में पहुंचाया जाता है, माली, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून आदि देशों में। तो अफ्रीका के इस नदी में तेल का रिसाव होता रहता है। नाइजर नदी में अधिक मात्रा में तेलों की ढुलाई करने के कारण इस नदी में तेल से जैसे स्मेल आते हैं, इसलिए नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। तो तेल नदी के नाम से फेमस रिवर नाइजर नदी है। नाइजर नदी को तेल नदी भी कहते हैं, जो अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भागों में माली, नाइजर और नाइजीरिया से होकर बहती है। तो इस नदी का 2 से 3 महत्वपूर्ण फैक्ट है। और वो फैक्ट यह है कि यह नदी तेल नदी के नाम से फेमस है। यह नदी माली, नाइजर एवं नाइजीरिया से होकर बहती है और आकर यहाँ पर गिनी की खाड़ी में गिरती है। इसका अदर महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि इस नदी पर नाइजीरिया में नाइजर के पास जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, कैंजी बांध, कैंजी डे, कैंजी कैंजी रिजर्व, कैंजी डैम। तो कैंजी बांध यहीं पर नाइजर नदी पर है, कैंजी। ओके, कैंजी बांध और कैंजी रिजर्व नाइजर नदी पर। तो ये 2 महत्वपूर्ण नदियां यहाँ पे आपने देखा। इन 2 नदियों के बाद आप आ जाइए अफ्रीका के मध्य भागों में, जहां देश आपको दिख रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। बीच में आप स्लाइड पर ग्रीन में कलर में देखेंगे और मैप में अपने देखेंगे कि सबसे बड़ा देश मध्य में एक यहाँ पर दिखा रहा होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जायरे, कांगो जायरे। यह एक महत्वपूर्ण देश है यहाँ का, और इस देश से इक्वेटर होकर गुजरता है, भूमध्य रेखा होकर गुजरता है। इसी देश में भूमध्य रेखा पर एक नदी बहती है जो भूमध्य रेखा को 2 भागों में काटती है। इस नदी का नाम है कांगो जायरे नदी, कांगो जायरे नदी। कांगो जायरे नदी, यह नदी इस देश के दक्षिण में स्थित एक दलदली भाग है जिसका नाम है बैंगबुले, बैंगबुले दलदल। इसी बैंगबुले दलदल से कांगो जायरे नदी निकलती है। और देखें, देश का भी नाम कांगो जायरे है और नदी का नाम भी कांगो जायरे है। और इस देश के दक्षिणी भागों में ये दलदली भाग है जिसके बैंगबुली दलदल कहते हैं। इसी दलदली भागों से कांगो जायरे नदी निकलती है और साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है ऊपर, और फिर
इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को क्रॉस करके फिर ये नदी नीचे उतर आती है। इस तरह 2 बार काटती है और इस तरह काटते हुए ये आकर अटलांटिक महासागर में, यानी कि आपके हाथ के लेफ्ट हैंड साइड अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इस प्रकार कांगो जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और विक्टोरिया झील में गिरती है। यह विक्टोरिया झील में गिरती है। इस कांगो जायरे नदी पर यहाँ की 2 देशों की राजधानियां बसी हैं। इस कांगो जायरे नदी पर 2 देशों की राजधानियां बसी हुई हैं। कांगो जायरे की राजधानी किंशासा जो है वो इसी नदी पर बसा हुआ है, इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। आप देखिए मैप में गौर से, जो कांगो जायरे की राजधानी है किंशासा, वो इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। और उसके बाद है कांगो देश, कांगो की राजधानी है ब्राज़ीले, कांगो की राजधानी ब्राज़ीले, वो भी इसी कांगो जायरे नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीजें, कांगो जायरे की राजधानी किंशासा और कांगो की राजधानी ब्राज़ीले, ये 2 राजधानियां इस नदी के तट पर बसी हुई हैं। मिल गया। यहाँ की नेक्स्ट रिवर की बात करेंगे, अफ्रीका की। कांगो जायरे के बाद आप इससे नीचे उतर आइए और देखिए देश होगा कांगो जायरे से नीचे अंगोला। इस अंगोला में आप मैप में देखिए एक प्लेटू दिया होगा, इस प्लेटू का नाम है बी का पठार। बी प्लेटू, बी का पठार। इसी बी प्लेटू से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है जिम्बेजी नदी। जिम्बेजी नदी, जिम्बेजी नदी। मिला सभी को। देश आप अंगोला में, बी का पठार है, बी प्लेटू है, वहीं से एक नदी निकलती है जिम्बेजी नदी। और यह जिम्बेजी नदी अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे के मध्य बाउंड्री बनाते हुए मोजाम्बिक से होते हुए यह आकर हिंद महासागर में गिरती है। इस नदी का जो फ्लोइंग सिस्टम है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में है। इसका गिरने का जगह हिंद महासागर है, जबकि यह नदी निकलती है अंगोला के बी के पठार से और 2 देशों के बीच ये सीमा बनाती है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच। तो इस नदी का नाम जिम्बेजी नदी है। इस जिम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। जिम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। यह विश्व का प्रसिद्ध जलप्रपात है, झरना है, जो जिम्बेजी नदी पर पाया जाता है। और यह झरना जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बाउंड्री पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात बाउंड्री बनाती है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच बाउंड्री बनाती है। इन्हीं दोनों देशों के बाउंड्री पर, जहां पर यह नदी बाउंड्री बनाती है, एक बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम है करीबा डैम, करीबा बांध। आप जिम्बेजी नदी के तट पर देखिएगा, करीबा डैम, करीबा बांध। मिला। करीबा डैम और करीबा बांध यहां पे मौजूद है। और इस नदी से एक क्वेश्चन और बनता है,
इस नदी के आसपास के हिस्सों में फव्वारे जैसे सीन देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब ये विक्टोरिया जलप्रपात का वाटर नीचे गिरता है तो वाष्पोत्सर्जन के कारण यहाँ का जो वाटर का कण है वो ऊपर उड़ता रहता है। इस उड़ने के कारण जो है घने बादलों के जैसे यहाँ पे एक सुंदर सा दृश्य बनता है। तो इस सुंदर से दृश्य को कहा जाता है थंडर ऑफ थाउजेंड स्मोक। हजार सिगरेटों का धुआं, जैसे धुएं के जैसा उड़ने वाला वाटर, इसे थंडर ऑफ थाउजेंड स्मोक, हजार सिगरेटों का धुआं का कॉन्सेप्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये जिम्बेजी नदी जानी जाती है थंडर ऑफ थाउजेंड स्मोक के उपनाम से भी। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट नदी की बात करेंगे यहाँ की, और वो नदी है ऑरेंज नदी, ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर आपको मिलेगा अंगोला से नीचे नामीबिया में, नामीबिया में। और यह ऑरेंज रिवर अटलांटिक महासागर में गिरती है। केवल ये अपने नाम के कारण फेमस है, क्योंकि यह नदी साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया, इन 3 देशों से बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। यह नदी निकलती है साउथ अफ्रीका से और फिर नामीबिया और बोत्सवाना के बीच सीमा बनाकर, नामीबिया और बोत्सवाना के बीच सीमा बनाकर यह नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस तरह ऑरेंज नदी आप याद रखेंगे 3 देशों के लिए, साउथ अफ्रीका, नामीबिया एवं बोत्सवाना। यहाँ की अन्य महत्वपूर्ण नदी है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण नदी है, उस नदी का नाम है, नीचे आप देखिए साउथ अफ्रीका में इस नदी को कहा जाता है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी भी साउथ अफ्रीका से निकलती है और यह भी बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक होते हुए हिंद महासागर में गिर जाती है। फिर से देखिए, लिम्पोपो नदी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका से निकलती है और दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक होते हुए आकर हिंद महासागर में गिर जाती है। लिम्पोपो नदी बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, ये जो 3 मेन देश हैं, इनके बाउंड्री से होकर बहती है, इसलिए ये इन देशों के बीच सीमा भी बनाती है। यानी कि ये निकलेगी साउथ अफ्रीका से तो पहले ये बाउंड्री बनाएगी साउथ अफ्रीका बोत्सवाना के बीच, फिर बाउंड्री बनाती है साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे के बीच, फिर बाउंड्री बनाती है यहाँ पे साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक के बीच, और फिर ये हिंद महासागर में गिर जाती है। तो ये नदियां जितनी आपने पढ़ा जहां से बह रही हैं, इनमें सीमा बनाने का कॉन्सेप्ट जुड़ा रहता है। ये आसपास के अपने देशों से सीमा बनाती हैं। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई कैसे ये याद रखेंगे। बस आप पड़ोसी देशों के याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि जिम्बेजी नदी थी। जब आपने देखा के पठार से निकल रही है और जाम्बिया जिम्बाब्वे से होकर बह रही है, तो जाम्बिया जिम्बाब्वे से तभी होकर बहेगी जब दोनों देशों की सीमा से बढ़ेगी, क्योंकि एक नॉर्थ में एक साउथ में है। तो जब तक बीच से दोनों देशों के बाउंड्रीज नहीं बनेगी तब तक सीमा बनेगा ही नहीं। और उसके बाद मोजाम्बिक से बहते हुए हिंद महासागर में गिर जाती है। तो इसमें सीमा बनाने वाले देश जाम्बिया हो गए और जिम्बाब्वे हो गए। वैसे ही ऑरेंज नदी आपने देखा कि जब साउथ अफ्रीका से निकलती है तो ऊपर जाएगी, तो 2 देश एक तरफ हैं, एक तरफ नामीबिया है, एक तरफ बोत्सवाना है, तो इन देशों की भी सीमा बनाएगी। और जब गिरते हैं हिंद महासागर में तो साउथ अफ्रीका से निकलेगी, नामीबिया बोत्सवाना के बीच सीमा बनाएगी और यहाँ पे अटलांटिक महासागर में गिर जाएगी। वैसे ही पढ़ा लिम्पोपो नदी, जब लिम्पोपो नदी साउथ अफ्रीका से निकलती है तो पहला वो बाउंड्री बनाएगी बोत्सवाना से, फिर जिम्बाब्वे से और फिर मोजाम्बिक से बनाते हुए आकर गिर जाएगी। लिम्पोपो नदी का महत्वपूर्ण जो फैक्ट
विश्व में जाना जाता है वो यह है कि यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। अर्थात इसी अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में हमने देखा कि भूमध्य रेखा को कांगो जायरे नदी 2 बार काट रही थी, कांगो जायरे देश में, और इसी कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काट देती है, 2 बार क्रॉस करती है। तो ये याद रखने हैं। इस तरह इस कॉन्टिनेंट की ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो मैं 1 मिनट में सभी महत्वपूर्ण नदियों का नाम गिना देता हूं। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियां, पहली है नील नदी, दूसरी नदी है नाइजर नदी, तीसरी नदी है कांगो जायरे नदी, चौथी नदी है जिम्बेजी नदी, पांचवी नदी है ऑरेंज नदी, और छठी नदी है लिम्पोपो नदी। इन्हीं महत्वपूर्ण नदियों को आपको पढ़ते रहना है। क्लास के अतिरिक्त आप बुक्स में इन नदियों के बारे में खोजें, इन नदियों के बारे में गूगल पे सर्च करें, इन नदियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण अधिक से अधिक फैक्ट जुटाने की कोशिश करें ताकि आने वाले एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटने न पाए। तो ये महत्वपूर्ण नदियां आपको याद रखनी है। इसके बाद, इस टॉपिक के बाद हम आपको कराएंगे यहाँ के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट झीलों का अध्ययन। तो आप हेडिंग डाल दीजिए अफ्रीका की महत्वपूर्ण झील, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के महत्वपूर्ण झील। अभी तक आपने पढ़ा यहाँ के महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। ओके, अफ्रीका की महत्वपूर्ण झीलें। तो फिलहाल आप मैप में देखिए, अभी आप मैप में देखते हैं, फिर हम इसको नोट कराएंगे। अफ्रीका के महत्वपूर्ण झील में पहला झील आपके सामने है, जिसके बारे में अभी डिस्कस किया गया, नील नदी। तो नील नदी का जो ओरिजिन प्लेस था विक्टोरिया झील, वो पहला ही झील आपके सामने मौजूद है, विक्टोरिया झील। क्वेश्चंस हम विक्टोरिया झील से ही उठाएंगे, विक्टोरिया झील पे चर्चा करेंगे। विक्टोरिया झील अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील है। यह एक स्वीट वाटर लेक झील है, यानी कि मीठे पानी की झील है। दूसरी बात कि इस विक्टोरिया झील से ही भूमध्य रेखा क्रॉस करता है, यानी कि इक्वेटर जो है विक्टोरिया झील से होकर गुजरता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस विक्टोरिया झील पर भूमध्य रेखा होने के कारण हमेशा हाई टेम्परेचर बना रहता हो। तो हाई टेम्परेचर होने के कारण भी, तापमान अधिक होने के कारण भी सालों साल यहाँ पे तापमान ज्यादा रहता है, फिर भी यह झील सूखता नहीं है। और उससे भी बड़ा फैक्ट यह है कि झील सूखने के कगार पर भी कभी नहीं आता, और उसके बावजूद एक नदी यहाँ से निकलती है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। ये कितना मैजिकल इफेक्ट है कि विक्टोरिया झील के ऊपर से भूमध्य रेखा गुजरता है, जहाँ पे तापमान हमेशा अधिक रहता है, 45 से 52-54 के आसपास रहता है, 50 के आसपास तो रहता ही रहता है। तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे स्वीट वाटर, ये मीठे पानी की झील मौजूद है। और उससे भी बड़ी बात कि यहाँ से एक नदी भी निकलती है जो महत्वपूर्ण देशों से होकर बहती है, और ये नदी नील नदी है। तो आप समझ सकते हैं कि विक्टोरिया झील ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है अफ्रीका के लिए। यहाँ पे आपने देखा कि ये भूमध्य रेखा इस पे से गुजरती है, यह झील 3 देशों से घिरा हुआ है। तो विक्टोरिया झील किसी एक देश में स्थित नहीं है, यह 3 देशों में स्थित है। और पहला देश है इसको घेरे हुए युगांडा, दूसरा देश है केन्या, और तीसरा देश है तंजानिया। 3 देश विक्टोरिया झील को घेरे हुए हैं। पहला युगांडा, दूसरा केन्या, तीसरा तंजानिया। विक्टोरिया झील के बाद दूसरा झील अभी आपने मिस्र में देखा। मिस्र में इस झील का नाम था नासिर लेक, नासिर झील।
यह एक आर्टिफिशियल झील है, कृत्रिम झील है जो यहाँ पे बनाया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण झील के बारे में हम डिस्कस करेंगे और यह तीसरा महत्वपूर्ण झील है जिसको चार्ट लेक के नाम से जाना जाता है, चार्ट लेक। और यह चार्ट झील मौजूद है यहाँ पर नाइजर, चाड, नाइजीरिया और कैमरून, ये जो 4 देश हैं, फिर से देखिए, नाइजर, चाड, नाइजीरिया और कैमरून, इन 4 देशों की बाउंड्री मिल रही है एक जगह पे। फिर से देखिए, नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून, इन 4 देशों की बाउंड्री एक जगह पे मिल रही है। इसी बाउंड्री पर झील है चाड झील। चाड झील इन 4 देशों को टच करता है। चाड झील इन 4 देशों से घिरा हुआ है और वह देश है नाइजर, नाइजीरिया, चाड एवं कैमरून। इस तरह इन 4 देशों की याद रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये